मंजिल की जानिब गामजन। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये करीब करने से आवाज़ बेहतर आती है क्या? इसमें आवाज़ आती भी है? चले, तो आप लोगों ने घर जाके पढ़ा। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 का सबसे ज़रूरी टॉपिक पढ़ा था, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। मैं दोबारा याद करा दूं अगर आपको भूल गया हो। जिस भी वीक में हमारा कोई चैप्टर ख़त्म हुआ करेगा उसके सैटरडे पे एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगी उस चैप्टर के पास पेपर्स की डिटेल डिस्कशन। उससे क्या होगा, आपका दिन फिजिकली सेव होगा। आप जिस वक्त भी उस चैप्टर की तैयारी करके कंप्लीट कर लें, आप उस वीडियो को चला के वो जो मतलब आप चैप्टर तैयार करके आपने पास पेपर देखे, जिन जिन पास पेपर्स पे आप अटके आप उसकी डिस्कशन सुन सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या है। और अगर आपका चैप्टर तैयार हुआ है लेकिन अगर आप घर घबरा रहे हैं पास पेपर्स को देख के, तो एक दफ़ा वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता लग जाए। उसमें मैं पहले एनालाइज़ कर रहा होता हूँ कि देखें ये इतने रट्टे वाले सवाल हैं, इतने इस तरह के सवाल हैं, ये टाइप 1 सवाल है, ये टाइप 2 सवाल है, और उसके ऊपर डिस्कशन होती है। और शुरू के 1-2 चैप्टर्स जो ज़रा बेसिक लेवल के थे, आगे मैंने ज़्यादातर जगह पे एग्जामिनर कमेंट्स और इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस की हैं उसमें कि ICAP को उस सवाल में क्या दुख था, चेकर को क्या दुख था, उन्होंने क्या कहा कि बच्चों ने टिपिकल क्या गलती की। तो इसलिए चूँकि इस वीक चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो रहा होगा इंशाल्लाह, तो आने वाले मंडे को चैप्टर 1 का टेस्ट हो रहा होगा। अब सवाल ये है कि चैप्टर 1 पूरा या जितना बाद में पढ़ा, देख लें, जिम्मेदारी अपनी अपनी। फिर बाद में ये नहीं कहना कि सर ने जुल्म किया है। मतलब हम उसको आधा भी कर सकते हैं, पूरा नहीं सर जब छोड़ना ही है तो फिर पूरा कर देते हैं, ठीक है, पूरा कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 12 में से एक चैप्टर अगर अच्छा कवर हो जाए और एक बेस चैप्टर, और ख़ास तौर पे जो कि साइज़ में भी रीज़नेबल है, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम इसको आज या कल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज ख़त्म हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत बात है। एक आध चीज़ ऐसी होगी जो चैप्टर 2 के साथ कनेक्ट होती है, तो आज और कल में हम इसको ख़त्म करते हुए अगले चैप्टर में इंशाल्लाह ताला एंटर हो जाएंगे। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट आपने पढ़ा। हमने ये कहा कि अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन ये चाहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाएं और आए भी कंपनी लॉ के अंदर, बेनिफिट भी लें कंपनी लॉ के, तो फिर सेक्शन 42 है, एक मशहूर सेक्शन है जिस सेक्शन के तहत कंपनी रजिस्टर करवाएंगे एज नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन। इसके लिए आपको किसको अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रार को या SECP को? SECP को। नॉर्मल जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, लेकिन ये चूंकि स्पेशल तरह का केस है तो आप SECP के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने कंपनी रजिस्टर करवानी है। 4 शर्तें अगर आप पूरी करेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वो 4 शर्तें किबला बताएंगे। 4 शर्तें जी, जिससे लाइसेंस मिलेगा। कुछ 12 पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई एक आपको ऑब्जेक्ट चूज़ करना होगा। ओके, 12 पॉइंट्स की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन मतलब एक लाइन आइटम पूरा हो गया कि उन 12 में से कोई एक। और डिविडेंड नहीं दे सकते, डिविडेंड मेंबर्स को नहीं दे सकते। और अगर कोई सरप्लस आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट है, सरप्लस वगैरह अगर कोई आता है तो वो अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन के अंदर लगाया जा रहा होगा। और पाकिस्तान की बका, सलामती और इस तरह की जितने भी ओखे ओखे से अल्फाज हैं उनके अगेंस्ट नहीं आना। भाई ने कुछ 12 पॉइंट्स का जिक्र किया। 12 पॉइंट्स पे रोशनी किबला। कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और एनी अदर। इन्होंने कोई मिस तो नहीं किया, कोई ज़्यादा तो नहीं बोला, पक्की बात है। एजुकेशन बीच में था, एनी अदर था, तो भाई ने एक गो में 12 के 12 बता दिए और बाकी क्लासमेट्स को कोई एतराज़ भी नहीं हुआ, छा गए। ऐसा ही कोई अच्छा तजर्बा हम और करना चाहेंगे। ठीक है भाई, वॉलंटियर हैं। एनी ज़बरदस्त, कोई मिस तो नहीं किया इन्होंने। तो ये 12 हैं। इन 12 का आप कोई निमोनिक बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं
कि आपने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। जैसे 4 चीज़ें पढ़ाई वाली हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एजुकेशन, इन 4 का ग्रुप बन जाता है। फिर रिसर्च को भी आप साइंस वगैरह के साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि आप इस तरह का एक ग्रुप बना लिया। फिर एक ग्रुप बना लिया अच्छाइयों वाला सारा, जिसमें सोशल वेलफेयर आ गया, चैरिटी आ गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आ गया। तो अगेन अलग अलग अप्रोचेज़ हैं। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के पास क्या अप्रोच है, हो सकता है आप ज़्यादा बेहतर हों रट्टा लगाने में और मैं खामखा रट्टा ख़राब कर रहा हूँ। तो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ये 12 याद कर लेने हैं। और पेपर में जब जाएं और कुछ भी भूल रहा हो तो एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपके पास जेब में पड़ा हुआ है, तो कम से कम कोई पाइया नंबर तो बंदा जी। तो ये 12 तरह के ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट चूज़ करना होगा, डिविडेंड नहीं देना होगा, अपने सरप्लस लगाने होंगे ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में, और पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट नहीं आना होगा। अगर लाइसेंस मिल जाए तो आप बन जाएंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये एसोसिएशन एक कंपनी की तरह है, हर हवाले से एक कंपनी की तरह है। सिर्फ एक चीज़ इसमें मुनफरिद है, वो क्या है? ये वाले भाई, क्या चीज़ मुनफरिद है इसमें? वो ठीक है, वो तो रूल्स हैं। अब ये कंपनी की सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करेगा, कंपनी की सारी ऑब्लिगेशन, लिमिटेड के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेगी ये कंपनी, यानी कि इसको ये इजाज़त है और ज़्यादातर फिर इस इजाज़त को ये अवेल भी करते हैं कि ये फिर लिमिटेड का वर्ड्स अपने नाम के साथ, लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, ये वाला लिमिटेड, वो लिमिटेड, ये इस तरह के लिमिटेड के वर्ड अपने नाम के साथ नहीं लगाएंगे। गुड हो गया। लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है। लाइसेंस रिवोक कुछ वजूहात पे होता है, उन वजूहात में से 5 वजह का जिक्र करेंगे किबला, क्यों लाइसेंस रिवोक होता होगा। अगर वो कोई रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन करें, ठीक है, साथ वाले भाई से आप मदद ले सकते हैं 5 पूरे करने के लिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ जाएं तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, अगर ये साबित हो जाए, वो कह दें कि हाँ भाई ये इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। मिनिमम मेंबर से नीचे चले जाएं, यानी 3 से नीचे चले जाएं, नहीं 4 हुआ है। देखा, कभी कभी सामने नज़र आने वाले लोग हीरो नहीं होते, कुछ बैकएंड पे सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, असल गेम वो चला रहे होते हैं। जी 5वां पॉइंट, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो। इसके अलावा 4 पॉइंट्स अगर मुझे चाहिए हो। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक ना चलें, उसकी खिलाफ वर्जी करें, वो लोग इन्वॉल्व हो इसे चलाने में जो कि मेलफीजेंस, फ्रॉड, ये वो गंदी गंदी हरकतें करते हो। साल हो गया और उन्होंने ऑपरेट ही नहीं किया, कंपनी साल से कुछ नहीं कर रही, साल से खामोश बिल्कुल डोरमेंट पड़ी हुई है। एनी अदर जो कि जस्ट एंड इक्विटेबल लग रहा है सीसीपी को, तो वो वाली बात भी। कोई से 2 और अगर मुझे बता दें, ये वाले भाई, कोई से 2 बड़े हैं सारे इतने, बस ठीक है। हमने कौन से 100 नंबर लेने होते हैं, 50 लेने होते हैं, जान लेंगे बच्चे की। जी वो हो गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 लगातार साल की अगर जमा नहीं करवाई हुई तो उस पर, और जी लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस वॉलेट की, एससीसीपी की कुछ रिक्वायरमेंट्स को ख़िलाफ़ किया, एक्ट ने कुछ बातें बताई थी उनके अगेंस्ट चले। कंपनी बनी ही फ्रॉड के लिए थी, उसके बनाने वालों का इरादा ही फ्रॉड करने का था, कंपनी गलत स्कीमों में इन्वॉल्व है, गलत तरीक़ों पे काम कर रही है। तो इतनी सारी चीज़ें, और वाकई सही बात है कि इतने सारे पॉइंट्स में से ना वैसे ही बंदा बीच में एक आध, अच्छा 15 से 20 नंबर का पोर्शन है, 3 चैप्टर हैं, 1, 2 और 5। तो मान लेते हैं कि 3 में से 2 चैप्टर्स की बारी आए, तो किसी एक चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछेंगे? अगर 3 के बजाय 2 में से चूज़ करें तो 10-10 की एवरेज आ सकती है, 8-8, 9-9 की एवरेज आ सकती है टोटल। फिर इस चैप्टर में ऑलरेडी इतना कुछ है, तो खाली लाइसेंस कैंसिल होने वाली एक्टिविटीज़ अगर वो पूछेंगे तो वो नंबर ज़ाया करेंगे ना।
और कितना मज़ा आया कि पूछते हुए वो कहते हैं कि कोई सी 6 बता दो, और अगर वो सारी भी पूछना चाहें 5 नंबर के लिए तो वो जंगल के बादशाह हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से मार्जिन नहीं छोड़ना। हाँ, जो डिटेल हमें बहुत लंबी चौड़ी सी, बहुत ही फजूल सी लग रही हो और जिसमें थोड़ी सी जेनेरिक बातें भी हों, तो उसमें से 2-3 मुश्किल बातें याद रख लें जो कॉमन सेंस से नहीं लिखी जा सकती, और बाकी वहाँ पे गप्पे लगाना शुरू कर दें। एक्ट की खिलाफ वर्जी हो, आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो, फ्रॉड करते हो, बहुत ज़ोर से फ्रॉड करते हो, फलाना इस तरह से करके। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की जो लंबी मुश्किल लिस्ट होती है उसमें से आप 3-4 पॉइंट्स ना जहन में रख लेते हैं कि पेपर में अगर सवाल 5-6 पॉइंट्स का आए तो आसान हो जाए, ज़्यादा भी आए तो मैं 0 पे ना खड़ा हुआ, मैं कम से कम कुछ ना कुछ नंबर ले सकूँ। और अगर एक किताब में सफ़े 77 हो और 100 नंबर हो, नंबर ज़्यादा और पेजेस कम, और किताब भी जो है वो A4 साइज़ की ना हो, छोटे साइज़ की, जो आपके पास जिस साइज़ में हो रहा है ना, किताब इस साइज़ की होती है, छोटे साइज़ की। इस साइज़ की किताब के अगर 70 सफ़े हों और 77 सफ़े, तो फिर तो आप आग लगा सकते हैं। और इसमें बीला वाली गहराइयाँ भी ना हो कि 2 लाइनें लिखी हुई और उसी के अंदर इतने पेचो खामे कि ना पूरा दिन उसी को ही मतलब मांझते जा रहे हैं। एक लिस्ट दी हुई है, अब आप ये देखें कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ा, 2 सफ़े ख़त्म हो गए। और गौर से देखें तो इसमें कुछ रट्टा था लेकिन ज़्यादा जगह एक फ़्लो था, एक मज़ेदार सा फ़्लो था। तो सीलो किस्से कहानी की तरह चलता है, प्रोसीजर्स बताता है, प्रोसेस बताता है। तो इसमें खुश्की थोड़ी सी ज़्यादा है, लॉजिक थोड़ी सी कम है, लेकिन ये जल्दी कवर हो जाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना पड़ता, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर तैयार रहना पड़ता है आईक्यूएफ के सवालों से लड़ने के लिए कि वो सवालों में बड़ी वैरायटी कराते हैं। तो इसलिए इसके सवालों के ऊपर अलग से वीडियोस, ख़ासतौर पे लास्ट सेशन के एंड पे मैंने स्पेसिफिकली कुछ वीडियोस क्रिएट करवाई, कुछ सेशंस रखे स्टूडेंट्स के साथ कि आप आएँ, ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को बुलाया कि आप बैठें, पास पेपर्स पे बहुत थोड़ा डिस्कशन होगी। बच्चे आवाज़ार बैठे रहते थे, उनके साथ वो डिस्कशन, लेकिन मकसद ये था कि चूँकि सेशन के बीच में कई दफ़ा जो है वो पास पेपर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हों, तो कुछ बच्चों ने तैयार किए होते हैं, कुछ ने नहीं किए होते, वो डिस्कशन बेकार चली जाती है। तो इसलिए उसको अलग से वो कर दिया और उसका प्लान ये रखा कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाया करेगा और उसके बाद जो वीकेंड आया करेगा, उस वीकेंड पे वो वीडियो आप लोगों को मिले जिसमें वो थॉरो डिस्कशन हुई हुई हो, डिटेल डिस्कशन हुई हुई हो। तो आपने वो देखना है ताकि आपको ये समझ आए कि जो समझ हमें आया हुआ है उसको पेपर में किस तरह से लिखना है। लाइसेंस वाली सारे पॉइंट्स में कोई लाइन, कोई बात जो मुश्किल लग रही हो, सब क्लियर है? आपको होता है जब ऐसे ऐसे करके आप मुझे जल्दी जल्दी आगे जाने देते हैं तो मैं ज़्यादा पढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, आप लोग तैयार हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए, अच्छा गए। लाइसेंस हो गया रिवोक। रिवोक करने से पहले कुछ होगा, एसईसीपी आपके साथ कोई बातचीत करेगा, रिवोक करने से पहले आपको एक नोटिस देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित नहीं कर सके तो फिर आपको ख़त्म करना होगा। आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, अब क्या करें जी? एक्टिविटीज़ होल्ड करते हैं, रोक दें, सिवाय इसके कि जो एक्टिविटीज़ से कोई पैसे शैसे कलेक्ट करने हो वो वाली बाकी रोक दें। डोनेशंस लोगों से लेना बंद कर दें, डोनेशंस रोक दें। जितने भी नेट एसेट्स हैं वो उठा के प्रेफरेबली अपने जैसे सिमिलर, यानी सेक्शन 42 की किसी और कंपनी को, और इसमें ब्रैकेट में लिख देना है कि प्रेफरेबली अपनी जैसी, क्योंकि वो तो 12 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आइडियली आप जैसे ऑब्जेक्ट रखने वाली किसी और कंपनी को नेट एसेट्स ट्रांसफ़र कर दें। ये ट्रांसफ़र करते हुए कोई ख्याल करना है हमने, कुछ पैसे रोक के रख लेने हैं, 2 में से कोई एक काम के लिए, या तो आपको स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा नाम, या वाइंड अप की तरफ जाना पड़ेगा। तो थोड़े से पैसे रोक लें। आपने कर दिया ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र कितने अरसे में करना है? 90 डेज ऑफ ऑर्डर, जो रेवोकेशन आपके पास आया है उसके 90 दिनों के अंदर आपने ट्रांसफ़र कर देना है। कर दिया ट्रांसफ़र, अब ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करें? 5 साल तक कोई भी बंदा, इनका कोई भी मेंबर ऑफिसर दूसरी जगह पे इस पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे नहीं होगा, ना वो खुद होगा ना उसका फैमिली मेंबर होगा। डन। और अब हमने किसी को बताना है, हमने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी से रब्ता करें, किसी को बताएं कि क्या हुआ है, रजिस्ट्रार को बताएं। कितने दिनों में? 15 दिनों में इसको एक रिपोर्ट जमा कराएं कि भाई हमारे ये 15 तरह के एसेट्स थे, ये 4 तरह की लाइबिलिटीज़ थी, हमने वो सेटल कर दी हैं, ये एसेट बेच दिए हैं, इतना पैसा आ गया और ये पैसा उठा के हमने भेज दिया है और इतना पैसा हमने रिज़र्व करके रख लिया फ़लाना काम के लिए। रजिस्ट्रार देखेगा, चेक करेगा, शायद अपने तौर पे ऑडिट करवाए उसका,
और फिर आपको एक्सेप्टेंस देगा। दे दी उसने एक्सेप्टेंस, अब क्या होगा? उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने उन दो में से किसी एक प्रोसेस की तरफ चले जाना है। अगर आपके पास कोई एसेस लायबिलिटीज पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल सब साफ हो गया है, तो क्या करें? स्ट्राइक ऑफ की सिंपल एप्लीकेशन दे दें, आप बताएंगे, वो हल्की सी तहकीक करेंगे और आपका नाम रजिस्टर में से खारिज कर देंगे। और अगर आपके पास अभी भी किसी वजह से कुछ एसेस लायबिलिटीज पेंडिंग है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप यानी कि अपनी पसंद से वाइंडिंग अप जो होती है, आप उसकी तरफ जाएंगे और फिर वो एक प्रोसेस शुरू होगा जिसमें आपके एसेस लायबिलिटीज़, वो क्या प्रोसेस होता है वो भी हमने नहीं पढ़ना, वो 12वां चैप्टर है, उसमें हम जाके देख रहे होंगे इंशाल्लाह। ये बात क्लियर है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में किसी का कोई सवाल, कोई बात, कोई कन्फ्यूजन? ऑल डन? चलें आगे। नहीं जी, फिर मुकाते हैं। टाइम ज़्यादा है तो चैप्टर मुकाया जा सकता है, दिखाएं ज़रा। मैंने आपको वो 2 सेक्शन तो तोड़ तोड़ के करा दिए थे ना, यशी लग गई फिर तो ज़्यादा ही ना पढ़ लें हम। और एक आपकी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन रहती होगी पीछे से, वोटिंग राइट्स, वो आइडियली वैसे चैप्टर 2 के साथ होनी चाहिए। चलें देख लेते हैं। लें जी, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर, ये लफ्ज़ सुना है? प्रोमोटर कौन लोग होते हैं? जो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। आज से काफ़ी साल पहले वर्ड प्रोमोटर समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब प्रोमोटर समझाना बड़ा आसान हो गया है। पीटीआई के किसी चाहने वाले को देखें, वो जैसी हरकतें करता पाया जाए, ये प्रोमोटर होते हैं। प्रोमोटर का मतलब एक बड़ा जोशीला आदमी, एक जज्बाती आदमी जो एक आइडिया को प्रमोट कर रहा है, आइडिया के पीछे काम कर रहा है, जो कह रहा है कि जो आज से 5 साल पहले कह रहा था कि गुर्बत का ख़ात्मा करना है, फ़लाना पाकिस्तान के मसले ख़त्म करने हैं, और जो आज अमरीकी आज़ादी ख़त्म करने के बारे में बातें कर रहा है, अमेरिका से आज़ादी लेने की बात और अमरीकी गुलामी ख़त्म करने की बात कर रहा है। तो प्रोमोटर का मतलब है एक जोशीला आदमी जो एक पॉइंट को पकड़ के बहुत ज़्यादा नारेबाजी कर रहा है। प्रोमोटर कहते हैं किसी भी काम के खैर ख्वाह को, किसी भी काम के लिए आवाज़ उठाने वाले को, किसी भी काम की बात करने वाले को। कंपनियों की ज़बान में प्रोमोटर उन लोगों को कहते हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग मिलके एक कंपनी बना लें, जो ये ख्वाहिश रखते हैं। तो सब्सक्राइबर कौन लोग हैं? बानियान। तो प्रोमोटर और सब्सक्राइबर में फ़र्क होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान प्रोमोटर थे एक ऐसे मुल्क के जिस मुल्क में हम अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लामा इकबाल प्रोमोटर थे एक ऐसे मुल्क के जिसमें, लेकिन कायदे आज़म सब्सक्राइबर बानी थे पाकिस्तान के। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं कि सारे ही प्रोमोटर बानी भी बन सकें। एक दिन 7 दोस्त बैठे हैं, उनके दिमाग में आइडिया आता है, कैफ़ के पेपर दे के फ़ारिग हुए हैं, उनके जहन में आइडिया आया कि एक काम करते हैं, ख़ुद की कंपनी बनाते हैं। पूरी प्लानिंग की, पूरी रात जाग के सोच रहे हैं कंपनी बनाएंगे, वो ये बिज़नेस कर रही होगी, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभाल लूँगा, मैं मार्केटिंग पे काम करूँगा, मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे काम करूँगा, मैं इनोवेशन लेके आऊँगा, मैं आईटी डिपार्टमेंट को संभालूँगा, मैं अकाउंटेंट बन जाऊँगा। अपनी अपनी तरफ से सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर ली, सारा कुछ वो कर लिया। सुबह के करीब जो है वो उन्होंने सोचा, लो जी अब सब कुछ तो हो गया, अब कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए क्या चाहिए? एक उनमें से एक ने मासूमियत से कहा पैसे। तो ये सब ठंडे हो गए, क्योंकि जोश तो था, जज्बा तो था, ठीक, लेकिन असल में जो चीज़ चाहिए वो नहीं थी। तो ये कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपने घर वालों को जाके अपने जज्बात बताएंगे, उनसे पैसे मांगेंगे और कंपनी बना देंगे। अगले दिन सिर्फ 4 लोग आए वापस। 3 लोगों को वालिदैन ने घर पे ही रोक लिया। उन्होंने कहा तुम्हारी कंपनी आजकल ठीक नहीं है, तुम गलत लोगों के साथ बैठना शुरू हो गए हो, ठीक है, ये फजूल बातें होती हैं, पैसे, कंपनी, बिजनेस, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जो 4 लोग थे उसमें से एक का चेहरा लाल हुआ था, उंगलियों के निशान नज़र आ रहे थे, एक की आंखें जो है वो झुकी हुई थी और वो बाकियों को फेस नहीं कर पा रहा था। तो हुआ ये कि 2 लोगों ने कंपनी बनाई। फिर आप समझ आए प्रोमोटर में और सब्सक्राइबर में क्या फ़र्क होता है? प्रोमोटर वो जो शोर मचा रहे हैं, जो उछल कूद कर रहे हैं,
जो कह रहे हैं बस आग लगा देंगे, तूफान मचा देंगे। ये प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो प्रोसेस को शुरू करते हैं, सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जो प्रोसेस को एंड करते हैं। तो शुरू में कंपनी के लिए बातें करने वाले, वाले, आवाज़ उठाने वाले, आइडिया कंसीव करने वाले, ये सब लोग कहलाएंगे प्रोमोटर। लेकिन कंपनी रजिस्टर होने के बाद हम प्रोमोटर को भूल जाएंगे, हम बात किया करेंगे सब्सक्राइबर्स। तो प्रोमोटर्स कुछ चीज़ें तय करेंगे, तय करने के बाद वो कुछ अप्लाई करेंगे किसी जगह। उसके बाद जब उनकी कंपनी बन जाएगी तो उनमें से वो लोग जो एक्चुअल में आगे आके साइन करके पहले मेंबर बने, बस उनकी बात हुआ करेगी, पुराने लोगों को हम भूल जाया करेंगे। जी, कंपनी बनने के बाद अगर वो लोग सब्सक्राइबर का लातालुकी करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया होगा, वो पैसा तो कंपनी के पास होगा और वो पैसा इस्तेमाल कर रहे होंगे कुछ और लोग। तो कानूनी एतबार से वो मेंबर हैं, जब तक कि वो मेंबर के रजिस्टर में नज़र आ रहे हैं तब तक वो मेंबर हैं। अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो अपना नाम रजिस्टर से हटवाएं और किसी ना किसी तरीके से निकल जाएं, अपने शेयर बेच के निकल जाएं, या वैसे अगर लाताल्लुक हो जाएं तो फिर तो कंपनी चलाने वालों को बहुत खुशी होगी। सब्सक्राइबर वो जिसने रजिस्टर करवा लिया कंपनी को, प्रोमोटर जिसने रजिस्टर कराने की ख्वाहिश का इजहार किया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब क्या होगा? अब इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप नाम चूज करेंगे, नेम सिलेक्शन होगी। ये लोग जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं ये इसका नाम सोचेंगे। नाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहला फड्डा पड़ता है। वो 7 लोग जो बड़े जोशो खरोश से इकट्ठे हुए हैं, हो सकता है जब नाम चूज़ करने की बारी आए तो इन्हीं में आपस में फड्डा हो जाए और 2 लोग तो वैसे ही छोड़ के चले जाएं कि यार अभी हम नाम पे एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, तो आगे चल के क्या हमने कंपनी चलानी है। तो सबसे पहले आपने नाम चूज़ करना है। कंपनी रजिस्टर कराने से पहले उसका नाम चूज़ करना है, और ना सिर्फ चूज़ करना है, रजिस्ट्रार से पूछ भी लेना है कि क्या हम ये रख सकते हैं नाम। हम इससे आगे जाके पढ़ेंगे, नाम की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ नाम नहीं रखे जा सकते, कुछ नामों में कोई रुकावट होती है, कुछ नाम ऐसे हैं जो उन्होंने ख़ास तौर पे मना कर दिए होते हैं, कुछ नाम रखने से नुकसान हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपने एक अच्छा सा नाम करना है और पूछना है रजिस्ट्रार से कि क्या हम ये नाम रख सकते हैं। अगर वो कहीं रख सकते हैं तो, और आपको ये डर लग रहा हो कि ऐसा ना हो कि जब तक हम कंपनी रजिस्टर कराएं ये नाम कोई और ले उड़े, तो आप उस नाम को 60 दिन के लिए रिजर्व भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जितने भी प्रोमोटर्स हैं ये अच्छा सा नाम सोचेंगे और उस नाम को पता करवा लेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है, और क्या रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। अगर रखा जा सकता है, अवेलेबल है और इन्हें खौफ है तो ये रिजर्व करा देंगे, अगर खौफ नहीं है तो रिजर्व नहीं कराएंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप है नेम की सिलेक्शन। हो गई नेम की सिलेक्शन, फिर ये बनाएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का शनाख्ती कार्ड बनाएंगे। जैसे इंसान का शनाख्ती कार्ड होता है, क्या नाम है, क्या फैमिली नंबर है, किस तरह से, तो कंपनी की बेसिक डिटेल एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट पे आती है, उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें बताते हैं कि ये कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी की कौन सी तरह की लायबिलिटी है, ये कंपनी कौन से सूबे में रजिस्टर हुई हुई है, इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या होगा, इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, और इस कंपनी के बानियान की सारी डिटेल हम दे देते हैं। उस डॉक्यूमेंट के एंड पे एक टेबल बना के लिख देते हैं कि ये 6 बानी हैं, इन 6 के ये ऑक्यूपेशन है, ये काम धंधे हैं, फलाना फलाना ये चीज़ इस तरह से है। मेमोरेंडम बनाना स्टेप है, और मेमोरेंडम एक शनाख्ती कार्ड है। मेमोरेंडम में रूल्स रेगुलेशंस नहीं लिखे हुए डिटेल्ड, मेमोरेंडम एक शनाख्त है। अगर किसी ने किसी कंपनी को पहचानना है तो कंपनी फिजिकली थोड़ी एग्जिस्ट करती है, कंपनी किसी इमारत को तो नहीं कहते, कंपनी एक लीगल बॉडी है, एक कानूनी ढांचा है। तो अगर किसी ने देखना है कि कंपनी क्या है तो वो कंपनी का मेमोरेंडम उठा के देखेगा, अच्छा इस कंपनी का ये नाम है, ये सूबा है, ये कैपिटल है, ये लायबिलिटी है, ये फलाना है, ये फलाना है, तो वो एक कागज़ कहलाता है मेमोरेंडम। आप मेमोरेंडम बनाते हैं, उसके बाद आप बनाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम आपका यूं समझे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट था, आर्टिकल आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये कंपनी चलेगी कैसे, ये कंपनी वोटिंग कैसे कराया करेगी, कंपनी में इलेक्शन कैसे हुआ करेंगे, कंपनी में डायरेक्टर कैसे आया करेंगे,
कंपनी में मेंबर्स को क्या इख्तियार होगा, डिविडेंड किस तरह से दिया करेंगे, कंपनी केस कैसे किया करेगी, कंपनी अकाउंट्स कैसे बनाया करेगी, कंपनी का पूरा मंशूर, कंपनी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी की लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, सारी की सारी बातें जिस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। याद हमने कहा था प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन लिख लेती है। तो आर्टिकल्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है, और मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जो कि 1 पेजर टाइप की समरी है कंपनी का शनाख्ती कार्ड की तरह से। इंतहाई मज़े की बात है, इन सब पे हमने अलग अलग यूनिट पढ़ना है इंशाल्लाह। नेम क्या होता है, नेम कैसे रखा जाता है, नेम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हम अगले चैप्टर में यूनिट पढ़ रहे होंगे। मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम के कितने एरियाज़ होते हैं, वो एरिया कैसे बनाए जाते हैं, इस पर अलग यूनिट पढ़ रहे होंगे। आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स में कौन सी बातें आती हैं, कौन सी कंपनियां कैसे आर्टिकल्स बनाती हैं, इसके ऊपर यूनिट पढ़ रहे होंगे। ये वाली डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये आइडियली इस चैप्टर में नहीं होनी चाहिए थी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये इन्होंने गलत चैप्टर में प्लेस किया है, इनको ये वाला पोर्शन उठा के अगले चैप्टर में डालना चाहिए था, जो कि सारा का सारा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर बातें कर रहा है। लेकिन उन्होंने अब यहाँ कवर कर दिया, तो हमारा क्या जा रहा है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ लें या उधर पढ़ लें, हमारा ब्लॉक तो सिलेबस का एक ही है। तो मेमोरेंडम बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आप MOA प्लस AOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्लस एक अंडरटेकिंग देंगे, एक वादा करेंगे, एक हल्फिया बयान देंगे कि हाँ भाई हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, और ये सारी चीज़ें उठा के जमा करा देंगे रजिस्ट्रार को। ये सारी चीज़ें उठा के किसको जमा करा देंगे, रजिस्ट्रार को। उनसे कहेंगे भाई ये हमारी कंपनी का नाम है, ये मेमोरेंडम है, ये आर्टिकल है, मेमोरेंडम में आपका नाम, आपका स्टेटस, वो सब कुछ लिखा हुआ है। रजिस्ट्रार को आप कह देंगे लो जी इस मेमोरेंडम और आर्टिकल के तहत हम कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, और रजिस्ट्रार ने कहा था कि ज़रा वो वादा भी लिख के दो कि मैंने, जैसे नहीं होता फॉर्म पे, मैंने तमाम कवानीन को पढ़ लिया है, कवानीन को फॉलो कर रहा हूँ। कॉलेज का फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें होता है कि मैं कॉलेज के कवानीन का ख्याल रखूँगा, कॉलेज कभी भी मुझे क्लास से बेदखल कर दे, कॉलेज कभी भी मेरी फ़ीस पी जाए, कॉलेज कभी भी मुझे इंस्टॉलमेंट जो है उसका कुछ गड़बड़ कर दे, कॉलेज कुछ भी करने का हक रखता है। ये जो आप ये वाली अंडरटेकिंग देते हैं, इस तरह की अंडरटेकिंग कंपनियों के बारे में भी कि हम कंपनी लॉ को फॉलो करेंगे, हम कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम कंपनीज एक्ट के तहत रहेंगे, हम SECP के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो मेमोरेंडम, आर्टिकल और अंडरटेकिंग बनाई और जमा करा दिया रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार के पास एक डॉक्यूमेंट आया है कि चंद लोग एक कंपनी बनाना चाहते हैं। पहले वो देखेगा नाम ठीक है या नहीं, फिर देखेगा मेमोरेंडम के रूल्स एंड रेगुलेशन सही हैं, आर्टिकल्स में कोई फ्लॉ तो नहीं है। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और इन सारी चीज़ों को देखेगा कि अगर रूल्स के मुताबिक हैं तो वो आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा, और अगर रूल्स के मुताबिक ना हुए तो आपको बता देगा। तो अब यहाँ से 2 आउटकम हो सकते हैं। रजिस्ट्रार या तो कंपनी को रजिस्टर कर दे या कंपनी को रिफ्यूज़ कर दे, या कंपनी को रजिस्टर कर देगा या कंपनी को रिफ्यूज़ कर देगा। तो बिल्कुल ही फीका निकला, रजिस्टर कर दे या रिफ्यूज़। अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो कंपनी रीअप्लाई भी कर सकती है। क्यों रिफ्यूज़ करेगा? कहेगा मुझे आप लोग अच्छे नहीं लगे, आपके कागज़ में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो रीअप्लाई करते हुए क्या करना होगा, वो चीज़ ठीक करनी होगी। आप में से शायद किसी को पाला पड़ा हो एक लेटर से, उसको कहते हैं डेफिशिएंसी लेटर, ICAP इशू करता है। ICAP में आपको कागज़ जमा कराएं कोई एडमिशन को इस तरह से, और आपके उसमें कोई कमी हो तो आपको एक लेटर आता है विच इज़ डेफिशिएंसी लेटर। वो कहते हैं ये डेफिशिएंसी है, ये कमी है आपकी एप्लीकेशन में, ये ठीक करा दें, दोबारा अप्लाई कर दें। तो आपको इस तरह से एक डेफिशिएंसी लेटर आता है, आपको बताया जाता है कि डेफिशिएंसी है, आप डेफिशिएंसी को रिमूव करेंगे और क्या कर देंगे, रीअप्लाई कर देंगे, एक ऑप्शन। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कहें कि जी उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों किया, मेरे साथ जुल्म किया, मेरे हकूक़ पामाल किए गए हैं, ये रजिस्ट्रार ने मेरे साथ पर्सनल होकर गुस्सा निकाला है। तो आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपील कर दें SECP को, अपील टू SECP। तो या तो रजिस्ट्रार आपको ओके कर रहा है या आपको रिफ्यूज़ कर रहा है। रिफ्यूज़ कर रहा है तो या तो आप उसकी रिफ्यूज़ल को
ठीक करके दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं और फिर आपको पॉइंट बता रहा है तो फिर से अप्लाई कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो जुल्म कर रहा है मेरे साथ, आप चले जाएं उसके अगेंस्ट अपील में। फिर SCCP का जो फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा। SCCP ने कह दिया हाँ भाई आपकी कमी बिल्कुल सही बताई थी रजिस्ट्रार ने और मैं ओके करता हूँ, ये वाकई गलती है, आप ये गलती नहीं ठीक करेंगे तो आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती, तो SCCP ने जो फैसला दिया है वो हमारे लिए फुल एंड फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं, हम उसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं कर सकते और ना ही हम अदालत में जा सकते हैं कि कंपनी रजिस्टर करने की टोटल अथॉरिटी SCCP के पास है और SCCP ने कुछ सोच समझ के ही हमें मना किया होगा, कुछ रूल्स टूटे होंगे तो मना किया होगा। पहले रजिस्ट्रार ने मना किया और अब मेन SCCP ने भी मना कर दिया, तो इसका मतलब है हमने कुछ गलत किया है। कंपनी लॉ पढ़ते हुए हमने SCCP को और रजिस्ट्रार को हमेशा एक अच्छा इंसान तस्वर करना है। B लॉ पढ़ते हुए आपने अदालतों को ठीक माना था, C लॉ पढ़ते हुए आपने SCCP और रजिस्ट्रार को ठीक मानना है, यानी ये समझ लेना है कि ये ठीक है। जैसे टैक्स के अंदर FBR वगैरह को आप ठीक मानते हैं, इवन वो फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या होगा, इधर उनसे गलती हो जाएगा कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको गुमान है कि उनसे गलती हुई है तो अपील करते हैं, अगर आपको गुमान है। ये बात समझ आई? अच्छा, अगर रजिस्टर करेंगे, आप जाके कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स पकड़ो, वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फिर आपकी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई। वो अपने पास कागज़ में कहीं चुपके से लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कंपनी रजिस्टर हो गई। आपको कोई कागज़ देंगे, कोई एविडेंस देंगे, अगर आपकी कंपनी को उन्होंने रजिस्टर कर दिया है तो वो आपको देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी रजिस्टर होने का सबूत, पार्टनरशिप रजिस्टर होने का या पार्टनरशिप बन जाने का सबूत होता है डीड। कंपनी आपकी कानूनी तौर पे बन गई है, इसका वाहिद सबूत जो है वो रजिस्ट्रार की तरफ से आया हुआ वो कागज़ है। वो कागज़ मिलने का मतलब है कि कंपनी जेन्युइनली रजिस्टर हो चुकी है। अगर कुछ लोग आके आपको कहें कि जी हमारी कंपनी बन गई है, रजिस्टर हो गई, आप कहें क्या सबूत है, कहेंगे देखो हमारा मेमोरेंडम इस पर ठप्पा लगा हुआ है रजिस्ट्रार का, आप कहेंगे नहीं, कहेंगे देखो आर्टिकल्स इस पर रजिस्ट्रार ने साइन किए हुए हैं, ये देखो वीडियो रजिस्ट्रार ने हमें कहा था आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, आप कहेंगे नहीं। कानूनी एतबार से वो डॉक्यूमेंट जो कि फाइनल एविडेंस है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है वो क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या लिखा हुआ होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा आपका कि आपकी कंपनी को फलाना सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे इंसान जब रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के यहाँ तो वो उसको आपको NIC नंबर देते हैं, तो इसी तरह से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बताया जाएगा कि ये आपका नाम है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका स्टेटस है। स्टेटस से मुराद है कि आप लाइबिलिटी के हिसाब से कौन सी कैटेगरी की कंपनी है, और फिर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से आप पब्लिक या प्राइवेट आप कौन सी कंपनी है, एंड फाइनली डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कोई आपसे पूछे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है तो आप कहेंगे 5 बातें होती हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, सीरियल नंबर क्या है, नेम क्या है, और फिर 2 तरह के स्टेटस बताए जाते हैं कि आप उन 3 तरह की लायबिलिटी में से कौन सी वाली कंपनी है, और आप उन 2 तरह वाली कंपनियों में से, वो जो पब्लिक और प्राइवेट था, तो आपने जब स्टार्ट लिया है तो क्या एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हुए हैं या पब्लिक कंपनी, एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रजिस्टर हुए हैं, अनलिमिटेड रजिस्टर हुए हैं या गारंटी लिमिटेड रजिस्टर हुए हैं। ये सारी बातें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बताई जाती हैं। ये कागज़ मिलने का मतलब है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। जिस दिन ये कागज़ मिला उस दिन सब्सक्राइबर्स कंपनी के पहले मेंबर्स बन जाएंगे। फिर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक लिस्ट जमा कराई होगी कि जब हमारी कंपनी बनेगी हमारे शुरू के डायरेक्टर्स होंगे, वो सारे लोग खुद ब खुद डायरेक्टर्स बन जाएंगे। सब्सक्राइबर्स ने अपने नाम के आगे लिखा था कि हम जब कंपनी बन जाएगी तो इसको इतने इतने पैसे देंगे, इतने इतने शेयर्स, वो पैसे वाजिबुल अदा होंगे, और जितने दिनों में SCCP कहेगा उतने दिनों में वो पैसे कंपनी को देने होंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में नज़र आने चाहिए।
जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई है, कंपनी उस नाम से एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे मर्ज वजूद में आ गई, यानी उस नाम का एक नया लीगल पर्सन बन गया। उस नाम से कंपनी चलना शुरू हो जाएगी और कंपनी का स्टेटस वो होगा जो कि उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा है, और ये वही स्टेटस होगा जो आपने अपने आर्टिकल्स में बताया होगा कि हमारी कंपनी इस तरह की कंपनी होगी, मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में। हम बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहे, क्या सारी बात समझ आ रही है? इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन ये भाई साहब चलने के मूड में नहीं है। इंतज़ामिया, ऑफ ऑन करके दोबारा देख लेते हैं। चलें देखें, अगर इसके सेल का कुछ कर लें। मीन वाइल में कीबोर्ड से थोड़ा सा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन: गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से सूटेबल नेम की अवेलेबिलिटी लेंगे। मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाएंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। फाइल करेंगे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो जो अंडरटेकिंग और वो सारी चीज़ें हैं किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन कर लेंगे अगर सब कुछ पॉजिटिव चला है तो। ये बेसिक स्टेप हैं कंपनी बनाने के। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, वो थोड़ा सा गहराई में उतरे, ठीक। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद MOA एंड आर्टिकल्स। ये जो आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं बेसिकली एक डिक्लेरेशन है, एक बयान है कि हाँ भाई हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये है कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट। रजिस्ट्रार आपके मेमोरेंडम आर्टिकल नामी डॉक्यूमेंट को तभी रजिस्टर करेगा जब उसे पता लग जाए कि कंपनी इज बीइंग फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस एंड ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड एसोसिएटेड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। आपने नोट किया कि कंपनी लॉ जब एक प्रोसेस बता रहा है तो वो इतना मज़े का है कि आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा घुमा सकते हैं। इफ़ रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन कंटेन एनी मैटर कॉन्ट्रेरी टू लॉ और इज़ नॉट कंप्लीट, अगर रजिस्ट्रार को लगे कि डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रेरी है, मुखालिफ है, लॉ के अगेंस्ट है, या उसे लगे कि ये कंप्लीट नहीं है, ही मे रिक्वायर रिवाइज डॉक्यूमेंट्स और टू रिमूव डेफिशिएंसी विद इन स्पेसिफाइड टाइम। वो आपसे कह सकता है ये डॉक्यूमेंट मुझे दोबारा जमा कराओ, या रिवाइज वाला जमा कराओ, या ये वाली डेफिशिएंसी है, ये प्रॉब्लम है, इसको इतने दिनों के अंदर अंदर ठीक करो। इफ़ एप्लीकेंट फेल टू रिमूव डेफिशिएंसी, रजिस्ट्रार कह देगा अच्छा जी खुदा हाफिज़, कोई चक्कर नहीं, हम आपको रजिस्टर नहीं करते। कंपनी के पास एक और ऑप्शन क्या है? कंपनी में फाइल एन अपील बिफोर SCCP विद इन, और ये बिफोर का मतलब पहले वाला नहीं है, ये बिफोर का मतलब है केस सामने, बिफोर SCCP। इसको हम कहते हैं कि हमने बिफोर अथॉरिटीज़ अपने आप को पेश करना है। तो बिफोर ये वो वाला बिफोर नहीं है पहले वाला, ये बिफोर का मतलब होता है केस सामने। तो आप SCCP की हाँ 30 डेज़ के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं और फिर SCCP का जो ऑर्डर होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। ये सर्टिफिकेट बताएगा आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर क्या आप प्राइवेट हो या पब्लिक हो, और क्या आप लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, और लिमिटेड हो तो कौन सा वाला, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। बात समझ आ रही है? सब्सक्राइबर, अब इफेक्ट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के? आप रजिस्टर हो गए, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। अब उन सबको मिला के उन सारे इंसानों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि ये कंपनी है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक इदारा बन गया है। बाय द नेम स्टेटेड इन सर्टिफिकेट, जो नाम सर्टिफिकेट में आ रहा होगा उस नाम के तहत अब आपको पुकारा जाएगा। अब आप 4-5 दोस्त नहीं कहलाएंगे, आप सबका एक कलेक्टिव नाम होगा, आप वो कंपनी कहलाएंगे। इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ये एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो कर सकती है वो सारा काम अभी ये कर सकती है, जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होती है।
बात समझ आई? अब ये कंपनी बन गई और अब इसमें परपेचुअल सक्सेशन और बाकी सारे वो फीचर्स आ जाएंगे। स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस वो होंगे जो आपने एप्लीकेशन में बताए होंगे। आपका क्या स्टेटस होगा? जो आपने अप्लाई किया होगा। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा? जो आपने बताया होगा। कहने का मतलब है कि जब आप रजिस्टर होंगे तो आपका वो स्टेटस और वो ऑफिस जो आपने खुद बताया था वो हम मान लेंगे। सब्सक्राइबर बिकम होल्डर ऑफ इनिशियल शेयर्स इफ एप्लीकेबल। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो सब्सक्राइबर कंपनी के इनिशियल शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स एज प्रपोज डायरेक्टर्स आर, जिनका नाम आपने आर्टिकल्स में दिया था कि हाँ भाई ये लोग हैं, इनको हम चाहते हैं डायरेक्टर बने, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है अब वो लोग ऑटोमेटिकली क्या कहलाएंगे कि वो हमारे डायरेक्टर्स बन गए। सवाल ये है कि कंपनी रजिस्टर कितने बंदों से करवाएं, और इसका जवाब आप जानते हैं। एसएमसी कितनों से रजिस्टर होती है? 1। अदर प्राइवेट 2 से, और पब्लिक 3 से। इतने बंदे आपको चाहिए कंपनी रजिस्टर कराते हुए। अब 3 से 2 हो सकते हैं किसी वजह से, पब्लिक कंपनी में वो हमने सेक्शन पढ़ा है कि मिनिमम से नीचे जाए तो क्या होगा। प्राइवेट 2 से 1 भी हो सकता है, तो फिर हमें पता है कि कुछ मसला है। लेकिन एसएमसी अगर 1 से नीचे चली गई फिर तो इसका मतलब है फिर एसएमसी वाले बंदे को रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ और बताना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन के वक्त बताएगा कि इफ़ फॉर सम पर्पज़ मेरी डेथ हो जाए या कुछ और इस तरह का मामला हो तो मेरी कंपनी के शेयर्स फलाना बंदे के पास चले जाएंगे जो केयर टेकर होगा। जब तक मेरे शेयर्स, मेरी एसेट्स मेरे बच्चों को विरासत के तौर पे नहीं मिलते, वो बंदा केयर टेकर होगा और मेरे कंपनी को सही से वो करेगा। तो बाकी तमाम कंपनियों में हमने ये बात नहीं बतानी होती, लेकिन एसएमसी चूँकि अकेला वारिस है उस कंपनी का, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको बताना पड़ता है कि हु वुड बी द केयर टेकर इन एब्सेंस ऑफ दिस पर्सन, जो इस कंपनी की सारी चीज़ें इसके वर्सा तक पहुंचाने में मदद देगा। तो बस ये एक आखिरी बात है जो हमारी इसमें पढ़ने वाली रहती है। जी, अब सवाल ये है कि अगर रजिस्टर ऑफिस में कोई चेंज हो, नाम में कोई चेंज हो, इसमें कोई और चेंज हो, तो क्या हमें किसी को बताना होगा? आज हम पढ़ें इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। अगले कुछ दिनों में हम इन सब की डिटेल में जाएंगे। नाम चेंज होगा तो क्या करेंगे, मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई बातें चेंज होगी तो क्या होगा, आर्टिकल्स चेंज होगा तो क्या होगा। अब जो अगला चैप्टर दैट इज ऑल अबाउट, यानी कि अगले चैप्टर में इससे ऊपर हमने नहीं पढ़ना जो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इन्हीं के अंदर एक एक लफ्ज़ की गहराई में उतरेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, आर्टिकल बात करेंगे, मेमोरेंडम में बात करेंगे, नाम पे बात करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर बस इन्हीं चीज़ों की गहराइयों के ऊपर है। तो अभी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात की है। बन जाने के बाद में इनमें से किसी के साथ क्या होता है वो फिर हम बाद में देख रहे होंगे इंशाल्लाह। हमने कहा जब आपने कंपनी बनानी है, फॉलोइंग नंबर ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर लॉफुल पर्पज मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में ये लोग अपने नाम सब्सक्राइब करके लिख के एंड कंप्लाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अ कंपनी। फॉलोइंग नंबर ऑफ पर्सन कंपनी बना सकते हैं। एसएमसी में 1 बंदा, प्राइवेट कंपनी में 2। अब ये बात दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। हाँ, एसएमसी में ख़ास बात क्या है? एसएमसी में सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, वो जो अकेला बंदा जो बानी है, शेल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शेल बी रिस्पॉन्सिबल। कि अगर एक बंदा मर जाए, वही जो ओनर है ये बताएगा, एक नॉमिनी का नाम देगा जो इसकी डेथ के केस में रिस्पॉन्सिबल होगा। किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्रांसफ़र द शेयर्स टू लीगल हेयर्स, लीगल वर्सा को शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, सब्जेक्ट टू सक्सेशन अंडर इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस्लाम के जो विरासत के कवानीन है, यानी वो ये नहीं कहेगा कि मेरे मरने में मेरी कंपनी फलाना की हो जाएगी। नहीं, बंदा जब मर गया तो मरने के बाद उसके जो एसेट्स हैं वो विरासत के रूल के मुताबिक होंगे। तो ये नॉमिनी क्या कर रहा है? ये नॉमिनी है केयर टेकर, जो आके इन एसेट्स को केयर टेकिंग करेगा और इसके वर्सा तक इस्लामिक कवानीन ऑफ विरासत के तहत पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब आप कहेंगे अगर वो खुद इस्लामिक, वो नॉन मुस्लिम हो और इस्लाम को फॉलो ना करे, तो नॉन मुस्लिम है तो फिर जो भी उसको रेलेवेंट लॉ जो फॉलो कर रहा है जिस लॉ को, उसके मुताबिक। तो कहने का मतलब है आपने जिस बंदे को नॉमिनेट किया है वो आपकी डेथ के केस में आपके एसेट्स ट्रांसफ़र करवा रहा है आपके हेयर्स को। हेयर्स कौन होते हैं? वर्सा। एंड मैनेज द अफेयर ऑफ कंपनी एज अ ट्रस्टी, कंपनी को ट्रस्टी के तौर पे चलाना है। ट्रस्टी कौन होता है? जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो कुछ अरसे के लिए आपकी चीज़ों की टेक केयर करता है। टिल सच टाइम, वो तब तक हिफाजत करेगा द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, जब तक कि वो शेयर्स उन बच्चों तक मुंतकिल नहीं हो जाते या जो भी वर्सा हैं उन तक मुंतकिल नहीं हो जाते, तब तक कंपनी को चलाएगा। इफ़ ट्रांसफ़र इज मेड टू मोर देन 1 लीगल हेयर,
अब अगर तो सारे के सारे शेयर्स इसका एक ही बच्चा हो उसी के पास जा रहे हैं फिर तो इतना मसला नहीं है, एक से एक को गया। अगर ट्रांसफ़र होते हुए एक के बजाय 2 बंदों को या 3 बंदों को चले गए, कंपनी शेल सीज टू बी एसएमसी, कंपनी अब एसएमसी नहीं रहेगी एंड शेल फॉलो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन टू अ प्राइवेट। तो अगर एसएमसी के सारे शेयर एक ही बंदे को चले गए तो फिर तो एसएमसी के तौर पे चल सकती है, और अगर एक से ज़्यादा वारिस हुए तो फिर आपको एक और प्रोसेस भी फॉलो करना होगा कि अब इस कंपनी को आप एसएमसी नहीं कहेंगे, इसको आप कन्वर्ट करा देंगे एक सादा प्राइवेट कंपनी में। जी वारिस माइनर भी हो तो भी, क्योंकि शेयर्स के लिए आपको 18 साल का होना ज़रूरी नहीं है शेयर्स खरीदने के लिए। शेयर एक तरह की कमोडिटी है, एक इन्वेस्टमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो शेयर बच्चे के पास जा सकते हैं। जी ऑल क्लियर, पक्का? टाइम तो बचा हुआ है, उन डेफिनेशन में से कोई उठा लें या बस बहुत हो गया? ठीक है, किसी दिन जल्दी भी छुट्टी की जा सकती है। गेम समझ आई है? तो अगले चैप्टर का आपको इंतज़ार रहना चाहिए कि वो तो इसी तरह का मज़ेदार सा चैप्टर है, यानी इन्हीं बातों को ही हमने आगे कंटिन्यू करना है। मालूमात में इजाफा हो रहा है, कंपनियों में जाके आतंक मचा सकते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों ने लाजमी पढ़ के आना है। कल इंशाल्लाह ताला जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर हम एंटर हो जाते हैं।